बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सरगोदा की कौमियतों के हवाले से पिछले प्रोग्राम में हमने चंद एक कौमियतों की बात की थी। ज़िला सरगोदा में बहुत सी कौमियतें आबाद हैं और उन पर तमाम कौमियतों के बारे में मुख्तसरन भी बहस करना बहुत मुश्किल हो जाता है क्योंकि वक्त हमारे पास बहुत महदूद होता है। लिहाजा चंद एक और कौमियतें जो मारूफ हैं उनके बारे में आज हम बात करेंगे। तो उनमें जैसे कि पहले हमने बताया था कि कुरान मजीद में इसका हवाला जो है वो है सिर्फ पहचान के लिए। इनमें कोई फ़ख्र वाली या वफ़ाहत वाली कोई ऐसी बात नहीं है। नहीं ग़रूर और तकब्बुर करने वाली बात है। अमीर-गरीब ये अल्लाह ताला के बस में होता है। वो जिसको चाहे इज़्ज़त दे, जिसको चाहे ज़िल्लत दे। ये हमने देखना होता है। तो आज जिन पे हम बात करेंगे उनमें एक तो हमारे यहाँ नैयाना कौम जो है वो बहुत मारूफ़ है। नैयाना कौम का ताल्लुक जो है वो ख़ास तौर पर द्रेमा और स्कर्ब नवाह से है। द्रेमा एक बहुत कदीम शहर है जिसमें हमने किसी प्रोग्राम में बात की थी कि वहाँ शाह शुजा का मज़ार भी है, जो कि मुग़लिया दौर के अ, उस वक़्त के शहज़ादे थे और औरंगज़ेब से शिकस्त खाने के बाद वो तारीख़ में ये है कि वो बंगाल की तरफ गए और फिर तारीख़ में इसका हवाला नहीं है लेकिन वहाँ उसका मज़ार और ये हकायत बयान की जाती है कि उसने आकर द्रेमा में जो नंगियाना थे उनके यहाँ अपना आराम किया था और यहाँ ही फिर वफ़ात हुई और तदफ़ीन हुई उनकी। नंगियाना जो है ये ख़ुद को राजपूत या जट फैमिली से बताते हैं, उनके साथ अपना ताल्लुक़ जोड़ते हैं। लेकिन इनकी एक रूहानी निस्बत जो है वो भी काफ़ी मशहूर है। सफ़ी हबीब सुल्तान नंगियाना बहुत मारूफ़ बुज़ुर्ग हुए हैं। आजकल वहाँ नंगियाना की जो है गद्दी वो है लेफ्टिनेंट कर्नल जावेद नंगियाना के पास, बहुत मारूफ़, बहुत अच्छी शख्सियत है। तो चूँकि मेरे साथ भी काफ़ी ताल्लुक़ रहा है उनसे, हमने इकट्ठा सर्व भी किया है, तो लिहाज़ा वो एक बहुत ही नफ़ीस किस्म के आदमी हैं। तो ये निंगियाना के बाद हम जब आगे चलते हैं तो हमें सरगोदा में एक कौम नज़र आती है चीमा। चीमा जो है ये चौहान राजपूत से है। चौहान के बारे में किसी प्रोग्राम में एक बात हुई थी कि चौहान 2 तरह के हैं। एक तो चौहान वो हैं जो कि मोहम्मद अली चौहान हज़रत कुतुब शाह की औलाद से थे और उससे आगे जो सिलसिला चला वो मोहम्मद अली चौहान की नस्ब से, तो उसको भी चौहान कहा जाता है। वो चौहान आवान कहलाते हैं और एक चौहान जो है वो राजपूत कहलाते हैं। तो ये बहरहाल चीमा चौहान जो हैं ये वो लोग हैं जिनने उस वक़्त इस्लाम कबूल नहीं किया था लेकिन बाद में कबूल किया था। तो ये चीमा चौहान ये चौहान राजपूत से ताल्लुक़ रखते हैं। इनके मुर्शद से आला जो है वो पृथ्वीराज की फ़ौज में थे। यानी चीमा जो थे जिनका नाम चीमा था वो पृथ्वीराज की फ़ौज में थे और पृथ्वी के बारे में तारीख़दान जो है वो बताते हैं कि शहाबुद्दीन गौरी के साथ लड़ाई में उसको शिकस्त हुई थी। तो बहरहाल गौरी के हाथों शिकस्त खाने के बाद जो पृथ्वी थे ये अपना चीमा थे, वो मुख्तलिफ़ उसकी कौम के लोग मुख्तलिफ़ इलाकों में फैल गए। चीमा ख़ुद बज़ाते ख़ुद जो है वो दिल्ली में आ गए और फिर दिल्ली से आगे ये कौम जो है वो फैली। इसके बाद आती है वड़ाइच। वड़ाइच जो है इनका शजर नसब सूरजबंशी ख़ानदान से जाकर मिलता है। सूरजबंशी ख़ानदान पर पहले भी बहस हो चुकी है। इनका एक मशहूर हिंदू राजपूत था वड़ाइच नामी, तो उस वड़ाइच नामी राजपूत से ये फिर सिलसिला जो है आगे चला है और बाद में ये इस्लाम कबूल किया और मुसलमान हुए। तो हमारे यहाँ आजकल गुजरात में बहुत ज़्यादा है, सरगोदा में है, तो ये वड़ाइच कौम जो है ये सरगोदा में भी आबाद है। फिर हम देखते हैं एक टिवाना बहुत मशहूर है, जिनको किसी ज़माने में बड़े अजीब से नाम से भी पुकारा जाता था। ये टिवाना बहरहाल इनको जो शोहरत मिली वो उमर हयात टिवाना के दौर में थी। बड़ी अजीब बात है कि उमर हयात वाहिद वो शख्स मुझे तारीख़ में नज़र आया है जो ऑनरेरी लेफ्टिनेंट के तौर पर एडीसी था बरतानिया की मलकत का और उसके बाद फिर उसने तमाम ज़िंदगी जो है, तमाम सर्विस जो है वो ऑनरेरी मेजर जनरल तक गुजारी और वो ये तमाम रैंक उसके ऑनरेरी थे। लेकिन इसके बावजूद वो जंगों में बाकायदा हिस्सा लेते रहे, अफ्रीका की जंगों में हिस्सा लिया। उनके बहरहाल कुछ तहरीरें भी जो है वो भी सामने आई हैं। तो उसके बाद फिर पंजाब के जो वज़ीर आला थे
खिज़रियात मलिक, वो भी इसी ख़ानदान से थे। ये मशहूर हिंदू राजपूत की ये अपना टिवाना जो है, ये भी एक राजपूत कौम से ताल्लुक़ रखते हैं और इनका सिलसिला नसब जो है वो राजा किरण से जाके मिलता है। अ, इंडो पाक की सियासत में और ख़ास तौर पाकिस्तान की सियासत में नून ख़ानदान जो है, ये नून कौम जो है, ये भी काफ़ी मारूफ़ रही। फ़िरोज़ ख़ान नून, उसके बारे में एक बड़ी मशहूर बात ये है कि तारीख़ी हवाले से जो है कि गवादर की बंदरगाह जो है ओमान से उसने ली थी, क्योंकि गवादर जो है पहले ओमान की रियासत में शामिल थी ये बंदरगाह, और फिर फ़िरोज़ ख़ान नून ने उनसे एक माहदे के तहत कुछ पैसे देकर और ये उनसे ली थी। तो फ़िरोज़ ख़ान नून के बाद ये नून फैमिली जो है ये सियासत में रही और काफ़ी मारूफ़ हुए इस सिलसिले में। अभी इनका ताल्लुक़ जो है वो मर्रख़ीन राजा गजेपत भट्टी के नस्ब से जाके जोड़ते हैं कि ये नून जो है उनकी औलाद से है। ज़्यादातर ये बलवाल में आबाद है और बलवाल के नवाह में भी, सरगोदा में भी आजकल आबाद है। तो नून के बाद हम लेते हैं तारड़। तारड़ जो है आम तौर पर गुजरात मंडी बहाउद्दीन के हवाले से काफ़ी मशहूर है, लेकिन यहाँ सरगोदा में भी इनकी इस कौम के कुछ लोग जो हैं वो आबाद हैं। राजपूत सूरज बंसी ख़ानदान से इनका भी ताल्लुक़ बताया जाता है और ये उसी सिलसिले से आगे बढ़ते हैं। बाद में जब मुसलमान हुए, इनके मुर्से आला जो थे वो महमूद की फ़ौज में शामिल थे और उसका नाम तारड़ था। मैंने जैसे पहले पिछले प्रोग्राम में बताया था कि ज़्यादातर अक़वाम जो है या ज़्यादातर कौमियतें जो हैं वो किसी शख्सियत के नाम पर बनाई गई थी। तो लिहाजा उसी के तारड़ नाम की जो शख्सियत थी, जो कि सुल्तान महमूद की फ़ौज में भी शामिल रहा, उससे ये सिलसिला फिर आगे चलता है। इसके बाद हम लेते हैं चद्दड़। एक चद्दड़ कौम है जो कि सरगोदा में आबाद है, कुछ मखसूस गाँव हैं उनके। चद्दड़ जो है ये भी सूरजबंसी ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते हैं और जट राजपूत कहलाते हैं ये जट राजपूत नस्ब से ये सिलसिला आगे चला। बाद में ये मुसलमान हुए और आजकल ये गुजरात के अलावा मंडी बहाउद्दीन में भी कुछ है और यहाँ भी चद्दड़ बहुत ज़्यादा आबाद है सरगोदा में। तो इनके मेरे में कोई 1-2 गाँव भी हैं चद्दड़ों के। तो वहाँ उसके बाद आती है एक हरल कौम। हरल कौम जहानाबाद में कुछ लोग आबाद थे और कुछ और भी। राय भोपा को ये अपना मुर्से आला बताते हैं। राय भोपा जो है इसका सिलसिला चंदर बंसी से जाके मिलता है और उससे फिर ये सिलसिला जारी हुआ। इस्लाम लाने के बाद ये फिर मुख्तलिफ़ इलाकों में फैल गए, लेकिन यहाँ सरगोदा में बहुत कम तादाद इनकी जो है और कुछ ज़मींदार है और कुछ जो है वो मज़ीद दूसरे पेशों से वाबस्ता है। इनके साथ एक सप्रा आती है। तनवीर सप्रा का नाम उर्दू अदब के हवाले से आप लोगों ने सुना होगा, बहुत मारूफ़ है। तो तनवीर सप्रा का ताल्लुक़ तो जेलम से था बहरहाल, लेकिन ये सप्रा जो सरगोदा में भी आबाद है और सरगोदा में ये जट राजपूत हैं, उनसे इनका सिलसिला जारी हुआ और ये सिलसिला बढ़ा आ रहा है। इस्लाम कबूल करने के बाद फिर ये मुख्तलिफ़ इलाकों में रिहाइश पज़ीर हुई। तो सप्रा जो है ये भी एक मारूफ़ कौम है, ज़मींदार तबके से ताल्लुक़ रखते हैं, मुलाज़मत पेशा लोग भी हैं। इसके बाद एक कौम आती है बाजवा। बाजवा भी आमतौर पर तो ज़मींदारी करते हैं, लेकिन आजकल ये लोग जो हैं वो मुलाज़मत पेशे में भी हैं। जैसे कि हमारे चीफ़ ऑफ द आर्मी स्टाफ जनरल बाजवा भी थे, तो उसका ताल्लुक़ तो चूँकि मेरे ख़्याल में पिंडी से था या जेलम से था, लेकिन जेलम और चकवाल और सरगोदा इन इलाकों में बाजवा है। सरगोदा में बहुत ज़्यादा बाजवा है। इनके बाकायदा चकूक भी आबाद है यहाँ, चांदे के चकूक जो है, और ये सूरजबंसी राजपूत से इनका ताल्लुक़ है। सूरजबंसी राजपूत से बहुत सारी जातें जो हैं वो आगे निकली और वो राजपूत और उनका मुर्स आला जो इनका है वो सिकंदर लोधी के दौर में मुल्तान में उसकी फ़ौज में शामिल था और उसमें यानी मुल्तान में दाखिल किया गया था, जो कि बताते हैं कि बेस बदल कर आया था इस जानिब और फ़ौज में शामिल हुआ था। तो उसका नाम था राजा शलैब, ये शलैब कहते थे उसको, जो इनका बुज़ुर्ग था। तो वो बेस बदल कर इसके साथ लोधी, सिकंदर लोधी की दौर में मुल्तान में आकर दाखिल हुआ था। फिर इसके बाद हम लेते हैं घुमन। घुमन भी एक कौम राजपूतों से ही है। ज़्यादातर कौमियतें जो हमारे यहाँ वो राजपूतों से आई हैं या अवानों से आई हैं।
अवानों को भी इस तरह पिछली दफ़ा हमने कुछ बात की थी कि वो उनके मुख्तलिफ जो ख़ानदान बने हैं आगे या आगे जो सिलसिले शुरू हुए, वो उनके नाम से हुए हैं। बुनियादी तौर पर तो मैंने आपको 5 नाम बताए थे, जैसे मोहम्मद अली कलगान थे, मोहम्मद अली चौहान थे, मुज़फ़्फ़र अली कलगान थे, ज़मान अली खोखर थे और उनसे 2 बुज़ुर्ग उनके 2 भाई थे, जैसे मोहम्मद कंदान और राजा अब्दुल्ला बोरा, तो उनसे ज़्यादा नस्ल जो है फैली थी। इसी तरीके बाकी जो है यहाँ, चूँकि ये हिंदुस्तान का इलाका था पूरा और मारूफ था, तो लिहाजा यहाँ हिंदू आबाद थे और हिंदुओं से फिर आगे ये नस्लें फैली और ये नस्लें जितनी भी हैं वो मुसलमान होने के बाद यहाँ पाकिस्तान में रह गई। कुछ हिंदू आज भी यहाँ मौजूद हैं, जैसे सरगोदा मिसानी ख़ानदान जो आज भी एक उनका डेरा मौजूद है। बलराज सानी बड़ा मशहूर हुआ इंडिया का अदाकार जो था, वो भी सरगोदा से ताल्लुक़ रखता था। तो बहरहाल ये सानी भी उन्हीं हिंदू कौमियत से ताल्लुक़ रखते हैं। इस तरह गोमन जो है ये चंद्र बंसी राजपूत थे और राजा दलीप सिंह के पोते राजा मलकीर को अपना ये जद्द आला करार देते हैं और उससे फिर ये सिलसिला आगे फैलता है। फिर है गिल, ये भी जट कबाइल हैं। जट कबीला जो है उनमें से एक कौम जो है वो गिल है। गिल को आमतौर पर तो हम मतलब उर्दू अदब में मिट्टी से कहते हैं, लेकिन ये भारत जट कौम है। तो इनके मुँह से अला जो है वो रघुबंती नस्ल से थे। सरगोदा में एक आबादी भी है, गेल वाला जिसे कहते हैं, वहाँ भी ये लोग रह रहे हैं। उसके बाद आता है कालू। कालू बड़ी मारूफ शख्सियात हैं सरगोदा की सियासत में या पाकिस्तान की सियासत में भी उनका अहम किरदार रहा है, जैसे मुमताज़ कालू थे। तो इस तरीके से मेरे एक हम कुलीग आप कह सकते थे, इफ्तिखार कालू, उमर इफ्तिखार कालू थे। इफ्तिखार कालू उसके वाले साहब थे। तो बहरहाल ये कालू जो है ये अपना नस्ब चंद्र बंसी राजा से जोड़ते हैं। चंद्र बंसी का ताल्लुक जो है वो विक्रमाजीत के सागदार विक्रमाजीत के साथ था। विक्रमाजीत वो शख्सियत है जिसको विक्रमाजीत कहा जाता है और विक्रमी सन जो है उससे आगाज़ हुआ था। इसके मुख्तलिफ हवाले हैं, जैसे कि हम वो एक फूल की पत्ती से कर सकता है हीरे का जिगर, मर्द नादा पर कलाम नर्मो नाज़िक बेअसर। ये विक्रमाजीत के बड़े भाई जो थे उनका शेर है। उनका एक उनकी सोच है जिसको इकबाल ने शेरी कालम में डाला है। तो बहरहाल विक्रमाजीत विक्रमी हवाले से या हिंदुस्तान पर हुकूमत करने के हवाले से काफ़ी मशहूर हुआ। तो उसके तबा ये नस्ल से जगदेव थे, जगदेव की निस्बत से ये जाकर विक्रमाजीत से मिलता है कानून का ताल्लुक जो है। फिर हम लेते हैं डुड्डी। डुड्डी वहाँ एक गांव भी मशहूर है, सरगोदा में छोटा सा गांव है। तो ये पनवार राजपूत जो थे उनसे इसका ताल्लुक है। पनवार राजपूत जो है राठौर राजपूतों से इनका करीबी ताल्लुक है, लिहाजा ये डुड्डी जो है उनसे मशहूर है। उनके बुज़ुर्ग भी वहाँ उनके दफन किए गए हैं। उनकी तदफीन है जो इंडिया से आए थे और काफ़ी मारूफ हुए थे। फिर लेते हैं हम जमट। जमट तहसील शाहपुर में एक पूरा गांव है जिसे ठट्टी जमटा कहते हैं, ठट्टी जमट कहते हैं। और इसके अलावा भी काफ़ी जगह पे जमट जो मरहूम है वो अपने आप को राना कहलाते हैं। ये जमट जो है ये सूरज बंसी ख़ानदान से इनका ताल्लुक भी है और इनका सियासत में ताल्लुक भी रहा। जब हम 1971 की बात करते हैं या उससे 1971 से पहले की, तो एक जटकी मुस्लिम लीग थी, शायद कुछ लोगों को पता हो। तो अब्दुल्ला जमट जो है उसने वो जटकी मुस्लिम लीग बनाई थी और उसकी ख़ास बात ये थी कि उस आदमी ने अपना ना लिबास तब्दील किया था और न ज़बान तब्दील की थी। यानी पंजाबी में वो तकरीर करते थे और चादर, खुस्सा, पगड़ी, कमीज़ ये उसका लिबास होता था। उसने ईस्ट पाकिस्तान का भी उस वक्त दौरा किया था और पूरे मुल्क का उसने दौरा किया था। सैयद वलायत हुसैन शाह उसके जनरल सेक्रेटरी थे। तो ये एक उस दौर में पार्टी बनी थी, बाद में ये बिल्कुल गायब हो गई और किसी को पता भी नहीं है। उसके बाद है अराइन। अभी अराइन जो है इनका ताल्लुक हम जब देखते हैं तो ये इराक़ से जाके मिलता है। यानी मोहम्मद बिन कासिम के साथ कुछ जो फ़ौजी इराक़ से आए थे, तो उनमें से कुछ सिपाही ऐसे थे जो कि इराक़ी सिपाही थे और वो अराइन कहलाते थे। अभी शामी फ़ौज में यानी उसी फ़ौज में कुछ लोग शामी भी थे। तो शामी फ़ौज में अरिया एक कॉमन इस्तेमाल होती है। ये अरिया एक लफ्ज़ इस्तेमाल होता है।
تو یہ لفظ شام میں ایک گاؤں ہے جس کی نسبت سے یہ لیا جاتا ہے، اور انہی اریہ کی یا اریہائی جو ہے وہ اس گاؤں کے رہنے والے، وہ پہلے یہ اریہائی کہلاتے تھے، بعد میں انہیں یہ تلفظ جو ہے چینج ہو گیا اور ارائی کہلانے لگے۔ کچھ لوگ ارائیوں کو سلسلہ جو ہندوستان کے راجپوتوں سے جا کے جوڑتے ہیں۔ یہ دو الگ الگ خیالات ہیں، الگ الگ سوچیں ہیں۔ یعنی ارائی یہاں جو کہلائے جاتے ہیں وہ عام طور پر زمیندار ہیں جو سبزی وغیرہ کی کاشت کرتے ہیں، اور ان کا تعلق ہندوستان سے ہے، راجپوت خاندان سے ہے، لیکن بنیادی طور پر ارائی جو ہے یہ اریہ جو گاؤں تھا شام میں، اس گاؤں کی نسبت سے اریہائی اور بعد میں تبدیل ہو کر یہ ارائی رہ گیا۔ ایک آخری نام بتا کر میں آپ کو یہ آج کا سلسلہ ہم ختم کریں گے، اور وہ ہے جویا۔ جویا جو ہے بہاولپور، بہاول نگر اس سائڈ پہ بھی کافی مشہور ہے۔ یہاں سرگودا میں بھی، تحصیل خوشاب میں بھی ایک گاؤں بھی ہے یہاں جویا، جہاں کے لوگ کافی مشہور ہیں۔ میرے ایک آپ کہہ سکتے ہیں اسٹوڈنٹ تھے فلک شیر جویا، جو بعد میں ڈی پی او رہے سرگودا میں، تو وہ بھی مطلب کافی ایک معروف شخصیت تھی۔ تو جویا جو ہے یہ اپنے مورے سے اعلیٰ جو ہے وہ کوروؤں کو کہلاتا ہے۔ کورو اور پانڈو جو ہے ان سے جا کر سلسلہ جوڑتا ہے۔ ویسے تو کورو اور پانڈو جو ہے یہ دو الگ قومیں ہیں، دو الگ شخصیتیں ہیں جن کے آپس میں جنگ ہوئی تھی، اور اس جنگ کی یہ اگر آپ وہ پرانی کتابیں جو ہندوستان کی ہے ہیں ان کو آپ پڑھیں تو ان میں کورو اور پانڈوؤں کی لڑائیاں جو ہے کافی مشہور رہیں، اور یہ لڑائیاں بھی اسی علاقے میں ہوئی تھی، سرگودا کے ہی کسی علاقے میں، اور جیلم کے علاقے میں یہ ہوئی تھی۔ تو یہ اس کو کہتے ہیں، اور راجہ پورس جو تھا جس نے سکندر اعظم کا راستہ روکا تھا اور جیلم کے پرلی سائڈ پہ جنگ ہوئی تھی، تو یہ دریا جیلم کی دوسری طرف جو ہوئی تھی، تو راجہ پورس اسی قوم سے تعلق رکھتا تھا۔ تو یہ چند ایک قومیں جو ہیں یہ سرگودا میں آباد ہیں۔ اس کے علاوہ بھی بہت سی قومیں ہیں جن کے نام صاف ظاہر میں ابھی نہیں لے سکا ٹائم کے کم ہونے کی وجہ سے۔ تو بہرحال اس کے بعد ہم نیا جب پروگرام کریں گے تو اگر اس میں وقت ہوا تو ہم اس میں بات کریں گے، ورنہ یہ جو قومیتیں ہم نے جن پر بات کی ہے تو یہ بھی بہت کافی ہے۔ صرف ایک نالج کے لیے یا ایک معلومات میں اضافہ کرنے کے لیے یہ چیزیں بتائی جاتی ہیں، ورنہ بات وہی ہے کہ تقویٰ جو ہے وہی بنیاد ہے افضلیت کی، قوم کوئی بنیاد نہیں ہے۔ بہت مہربانی، شکریہ۔